नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और इस तेजस IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी को RNA DNA के सीक्वेंस में एक ऐसे टॉपिक को आज डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारे इंटरनल मुद्दा और डिफेंस से रिलेटेड है। जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य बदल रहे हैं उसमें अपने आप को स्ट्रेटेजिक स्ट्रांग रहने की आवश्यकता है और कहा जाता है कि शरीर स्वस्थ होता है तो कोई भी बीमारी आप पर आने से डरती है। उसी तरीके से जिस तरीके से अगर कोई देश अगर जितना स्ट्रांग होगा अपने वेपन से, अपनी टेक्नोलॉजी में, वह आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड पे और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मल्टीपोलर परिदृश्य यानी मल्टीपोलर डायमेंशन में पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है उसमें एज ए सुपर पावर के रूप में डेवलप हो सकता है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग DRDO अभी रिसेंट में अग्नि प्राइम का जो उन्होंने लॉन्च किया है उस पे आज बृहद चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरे साथ इस टॉपिक पर एंजॉय करेंगे और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ एक प्री और मेंस डायमेंशन में स्टडी करेंगे। जिस स्टूडेंट को UPSC CSC 2022 या 3-4 और मतलब 2023, 24 या 25 आप देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो चुके हैं और मैथमेटिक्स फॉर ऑल क्लासेज चल रहे हैं। जिस स्टूडेंट को इंटरेस्ट है वो एडमिशन ले सकता है। डेमो सेशन चल रहे हैं, आप चाहें तो डेमो सेशन यानी डेमो अटेंड कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि DNA और डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस यानी DNA और RNA में आपको इसी सीक्वेंस की कड़ी में हम लोग एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको हम DRDO कहते हैं और यह DRDO जो है आप देखोगे जिसका है बलस्य मूल्य विज्ञानम, ये इसका स्लोगन है और इसी स्लोगन पे ये काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम किया जाता है और इसी के सीक्वेंस में आप देखेंगे कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ DRDO की बात करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ DRDO की बात करें, DRDO का मेन उद्देश्य क्या था और उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल ये IGM-DP जो है ये किस तरीके का प्रोग्राम है, इंडियन मिसाइल, उसके बाद पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, निर्भय, ये सारे का हम लोग एक एक चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसी के बाद सागरिका, शौर्य, ये धनुष, अस्त्र, उसके बाद आप देख सकते हो प्रहार, ब्रह्मोस, अग्नि, अग्नि प्राइम और कैनिस्टर बेस लॉन्च सिस्टम और न्यूक्लियर ट्रायड। ये बेसिकली इन सभी पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और इसका एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। तो DRDO की अगर हम बात कर लें, DRDO जिसको आप देख सकते हो कि DRDO की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन यानी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन DSO के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टेक्निकल डेवलपमेंट ये इस्टेब्लिशमेंट ये DTES तथा तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन यानी DTDP के संयोजन के बाद किया गया था। यानी DRDO की स्थापना कब किया गया था? 1958 में किया गया था। अब उसके बाद करते हैं कि DRDO में 52 ऐसे लेबोरेटरी का एक ग्रुप है जो कि अलग अलग डायमेंशन में काम करता है और भारत की जो रक्षा संबंधित है और रक्षा संबंधित के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल जो अगर कहा जाए लेबोरेटरीज यानी मल्टी डायमेंशनल ये डिपार्टमेंट के द्वारा उसका क्या किया जाता है कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो उसी में 52 अगर लेबोरेटरीज है वो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले अगर एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, वैमानिकी की बात करते हैं,
अस्त्र की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, फाइटर प्लेन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग प्रणाली की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, मिसाइल्स की बात करते हैं। तो ये सभी आप जो देख रहे हो, ये सभी क्या होता है, ये डीआरडीओ इस पे वर्क कर रहा, अलग अलग लेबोरेटरी के द्वारा इस पे वर्क किया जा रहा है। इसी के साथ डीआरडीओ जो है वो मुख्यतः और किस पे काम कर रहा है कि जो कंप्यूटिंग के विषय में और सिमुलेशन के विषय में स्पेशल सामग्री का, स्पेशल जो सामग्री का मतलब होता है, स्पेशल जो विशेष सामग्री में, जैसे अभी कोविड-19 हुआ तो उसके लिए पीपी किट या तमाम तरह के जो आवश्यकता पड़ने पे जो होता है उसके अनुसार ये जो नौसेना के यानी नेवी के लिए जो कि जिस डायमेंशन में आज की वर्ल्ड के डिमांड के अनुसार अत्याधुनिक हथियारों को बनाना और उसको रिसर्च करना और प्रॉपर वे में उसका परीक्षण करना और सेना को सुसज्जित करना, इन सब का लाइफ साइंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए, कृषि के लिए और इंफॉर्मेशन सिस्टम में राडार, ये सारी चीजें जो होंगी इसके अंतर्गत आ जाएगी। और खासकर एग्रीकल्चर के लिए जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, इन सभी डायमेंशन में डीआरडीओ काम कर रहा है। अब डीआरडीओ का डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेन काम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है और वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये क्या है, इनके चेयरमैन है। अब हम कहते हैं कि डीआरडीओ का काम जो होता है वो मुख्य रूप से अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी प्रणालियों को विकसित करना, डेवलप करना और उसमें सेल्फ डिपेंडेंट के रूप में काम करना। यही नहीं, भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो चाहे डिफेंस रिलेटेड हो या 52 लेबोरेटरी जो है जो अलग अलग डायमेंशन में काम कर रहा है, उस क्षेत्रों में भारत को एक देशीकरण इंडियनाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू भारत को क्या होगा कि एक सशक्त राष्ट्र, इंपावर, ध्यान देना, इंपावर कंट्री के रूप में डेवलप करना है और तीनों सेवाओं के द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार सशस्त्र बलों को यानी हमारे डिफेंस के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों को मतलब कि अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस वेपन्स हमारे तीनों सेनाओं के पास यानी आर्मी, नेवी और एयरविंग के पास हो और उपकरणों से लैस कराता है, जिसका मेन काम यही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो ऑब्जेक्टिव यही है कि देश की किसी भी कंडीशंस में अगर देश जाता है तो उसको सुरक्षा देना। देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, शस्त्र वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म और संबंधित उपकरणों के उत्पादन और डिजाइनिंग, विकास और नेतृत्व प्रदान करता है। तो कहने का मतलब होता है इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर और वेपन सिस्टम को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा अपने रिसर्च पर डेवलप करना ताकि आने वाले हमारे वैश्विक चुनौती जो है उसको हम समाधान करें और इंटरनल मुद्दे को बड़े शालीनता के साथ, बड़े प्रॉपर वे में क्या हो सके कि उसका हम समाधान निकाल सकें। तो डीआरडीओ का मेन उद्देश्य यही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि युद्ध की प्रभावशीलता के अनुकूलन यानी कहा जाता है कि जैसे युद्ध की कंडीशंस अगर होती है तो सैनिकों के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे आप ग्लेशियर्स में अगर कोई सियाचिन ग्लेशियर पे हैं तो उनके लिए कौन से सूट का निर्माण करना चाहिए, या अगर मान लीजिए कि कोई अलग प्लेस पे रेगिस्तानी क्षेत्रों में है, उन क्षेत्रों में किस तरीका का वेपन्स होना चाहिए, किस तरीके के सैनिकों के साथ सूट होना चाहिए। और जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में भारत की टेक्नोलॉजी किस तरीके से कारगर सिद्ध होगी। जैसे आजकल अभी देखो कुछ दिन पहले आपने 2-3 दिन पहले आपने देखा कि ड्रोन से जम्मू में आपको पता भी कि एयरफोर्स बेस के सामने अटैक कर दिया गया। अभी डीआरडीओ का कल स्टेटमेंट आया है कि उसके लिए एक अच्छी राडार सिस्टम बना गया कि 1.5 किलोमीटर के रेंज में क्या कर सकता है, कोई भी अगर इस तरह के अगर
कोई भी ड्रोन आता है तो स्वतः ही मार गिराएगा इसको। यही नहीं, बुनियादी ढांचों को प्रतिबद्धता, गुणवत्ता और जनशक्ति के रूप में विकसित करना, तो बुनियादी ढांचे को भी करना और ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना इनकी जिम्मेदारी, यानी ट्रेनिंग देना। और ध्यान देना, इंडियनाइजेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत को इंपावर कंट्री के रूप में, यानी एक सशक्त देश के रूप में, एक सशक्त देश के रूप में भारत को चिन्हित करना, यानी परिभाषित करना और इनके डिमांड को फुलफिल करने की आवश्यकता है। अब इसके बात हो गए कि जो इंटीग्रेटेड, जो गाइडेड मिसाइल की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो आप देखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जिनका उद्देश्य था कि मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करें, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। और यही नहीं, रक्षा बलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की मान्यता प्रदान की गई। मतलब इसमें 5 प्रकार के, ध्यान देना, 5 प्रकार के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन सिस्टम को डेवलप करने की मान्यता दी गई। और नो डाउट आने वाले दिनों में भारत ने आमूल चूक परिवर्तन किया, आमूल चूक डेवलपमेंट हुआ, एकदम इनोवेटिव आइडियाज के साथ और इनोवेशन के साथ किया गया। और आईजी, जो ध्यान देना, IGMDP 26 जुलाई 1983 में इसको मान्यता दिया गया कि आप ये काम कर सकते हैं। ध्यान देना, 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार के द्वारा यह मंजूरी दी गई। उसने देश के वैज्ञानिक समुदायों से अपील किया, शैक्षणिक संस्थानों को भी उसमें रिसर्च एवं विकास पर प्रयोगशालाओं को बल दिया गया। और यही नहीं, उद्योग जो इंडस्ट्री है, तीनों रक्षाओं की सेवाओं के लिए स्ट्रेटेजिक और इंडियनाइजेशन मिसाइल, यानी स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने हेतु एकत्रित किया गया। मतलब भारत में जितने भी R&D वाले लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनको इकट्ठा किया गया और उनको कहा गया कि आपको इसी पैटर्न पे काम करना होगा कि आने वाले दिनों में जो वैश्विक चुनौती है और इंटरनल चुनौती को हम क्या कर सकें कि उसको समाधान कर सकें और हम बहुत सक्षम होकर इन सभी चीजों को हम उसका सामना कर सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसी मिसाइल के अधीन पर किया जाता है। और IGMDP जो है वो बेसिकली यह प्रोग्राम जो लाया गया मिसाइल को प्रमोट करने के लिए। तो अब आपसे मैं बता दूं कि मिसाइल होता क्या है। तो मिसाइल एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है। तकनीकी भाषा में अगर कहें तो मिसाइल जो होता है एक सेल्फ प्रोपेल्ड होता है और वो लक्ष्य निर्देशित होता है और वो उड़ान हथियार है जिसका उपयोग लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से वारहेड को एक निश्चित स्थान तक कैरी करने के लिए किया जाता है। तो मिसाइल एक ऐसा, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट है जो दूर स्थित अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए किया जाता है, उसमें वारहेड ले जाने की सुविधा होती है। अब यह बताना पड़ेगा कि मिसाइल सिस्टम जो होता है उसमें 4 तरह की चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो मिसाइल सिस्टम क्या होता है, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, उसके बाद टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, उसके बाद गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम और वारहेड्स। ये ध्यान देना, इन चारों को मिला दिया जाए तो उसी को हम मिसाइल सिस्टम। तो मिसाइल किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है जो कि एक प्लेस से दूसरे, उसके लिए इन चारों चीजों को डेवलप किया जाता है कि मिसाइल लॉन्चिंग जो सिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप होगा और टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होगा, गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, वारहेड क्या होगा। और ये चारों जब विकसित होगा तब किसी देश की मिसाइल सिस्टम भी क्या होगा, डेवलप होगा। और DRDO ने इन चारों सिस्टम को बड़ी सहजता के साथ, सुगमता के साथ और बड़े परफेक्शन के साथ यह पूरा किया है। और यही पूरा का आपको मैं बता दूं कि यही पूरा करने के उद्देश्य से जब DRDO और इसरो की स्थापना हो रही थी 1958 में, तो दुनिया के मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्री थे वो हमारे ऊपर देख के हंसे कि जिस देश को खाने का ठिकाना नहीं है वो आज स्पेस और DRDO जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहा है उस पे। लेकिन वह दिन भूल गए कि इसरो जैसी स्थापना करना आज पूरे वर्ल्ड में
टॉप के जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना स्थान रखता है। उसी तरीके से डीआरडीओ भी अपना स्थान डिफेंस रिलेटेड जितने भी वेपन्स है, खासकर इंडियनाइजेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में अपना एक स्थान रखता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो मिसाइल होते हैं उसका वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशंस किया जाता है, वो अलग अलग आधारों पर किया जाता है। तो कहा जाता है कि प्रक्षेपास्त्र जो मिसाइल होता है उसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, सबसे पहले तो उसका प्रोजेक्टाइल पाथ के अनुसार से किया जाता है। दूसरा जो होता है लॉन्चिंग, ये लॉन्च मोड से किया जाता है। तीसरा जो होता है उसकी मारक क्षमता यानी रेंज के आधार पर किया जाता है। और चौथा जो होता है टाइप ऑफ प्रोपल्सन होता है, यानी उनके प्रणोदक के प्रकार भी होते हैं कि किसमें लिक्विड प्रोपेलेंट होगा और किसमें सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होगा। उसके बाद जो अगला जो होता है वो वारहेड के, मतलब कितना कौन वारहेड ले जाएगा, यानी जो वारहेड का मतलब होता है कि कितना वह मिसाइल के द्वारा वो ले जाएगा, मतलब कि जो एक्सप्लोजिव जो क्या मटेरियल जो होता है वो कितना ले जाएगा और किस तरीके से करेगा, उसको वारहेड और गाइडेड सिस्टम के आधार पर विकसित किया गया है, यानी इतने आधार पर क्लासिफिकेशंस किया गया। वैसे अगर हम बात करें कि ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ के अनुसार से दो तरह के मिसाइल का वर्णन किया गया, एक को हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं और एक को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल जो होता है वो टारगेट को खोज के मारता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट फिक्स किया जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट फिक्स पे काम करता है और क्रूज मिसाइल जो होते हैं टारगेट खोज के मारता है। तो ध्यान देना इन दोनों को, ये जो होता है ये प्रोजेक्टाइल पाथ के अनुसार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया। अब जो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन करने का जो मेन आधार जो दिया गया है वो कहा रहा है कि सतह से सतह मार करने वाले जो मिसाइल्स होते हैं, जैसे पृथ्वी की बात करते हैं, अग्नि की बात करते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली जो होती है उसमें त्रिशूल है और आकाश की बात करते हैं। उसके बाद सतह से समुद्र में मार करने वाले निर्भय है, शौर्य की बात करते हैं। हवा से हवा में मार करने की जो अगर बात करते हैं जैसे अस्त्र है, और हवा से सतह में मार करने वाले ब्रह्मोस और हेलिना है। समुद्र से समुद्र में मार करने वाले K-15 है, और समुद्र से सतह पर मार करने वाले जो मिसाइल है वो धनुष है, और एंटी टैंक मिसाइल जिसको नाग कहते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप खुद ही एक तो सतह से सतह पर बात करेगा, एक सतह से हवा में बात करेगा और एक सतह से समुद्र की बात। तो एक बार ये सतह आप जोड़ लें, सतह मतलब लैंड, तो एक बार क्या हो गया, सतह से सतह हो गया, और सतह से क्या हो गया, वायु हो गया, और सतह से क्या हो गया, समुद्र हो गया। अब ये जो तीन सतह से, इसमें तीनों हो गया। अब हो गया हवा, यानी कि एयर टू एयर। अब क्या होगा, एयर टू एयर, यानी हवा से हवा में और हवा से सतह में मार करने वाला, इस तरीके से। तो हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र है, और हवा से सतह पे मार करने वाले ब्रह्मोस और हेलिना है। उसके बाद आता है समुद्र। तो समुद्र की अगर बात करते हैं तो समुद्र में समुद्र की तरह से बात करते हैं, और समुद्र में सतह की बात करते हैं। तो समुद्र में सतह की बात करते हैं तो समुद्र में समुद्र की मार करने वाले वो K-15 है, और समुद्र में सतह से करने वाले जो होंगे वो हो जाएगा धनुष। ये इस तरीके से क्लासिफिकेशंस किया गया है। और भारत में मल्टी डायमेंशनल जो वेपन्स है, चाहे स्थलीय भाग हो, चाहे लैंड भाग हो, चाहे आपका एक्वाटिक जलीय भाग हो, चाहे आपका स्पेस हो, इन तीनों में सभी तरीके से परिपूर्ण व्यवस्था है। मिसाइल हमारे सारे टेक्नोलॉजी पर आधारित है और सभी डायमेंशंस में बने हुए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि इंडियन मिसाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन मिसाइल में पृथ्वी जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली, ये सतह में सतह मार करने में सक्षम है, और कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर समझना। अग्नि जो है वो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, और ये मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि त्रिशूल जो है सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है, और ये कम दूरी वाली मिसाइल है। जबकि आकाश जो है सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है, जबकि ये मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। और तीसरी पीढ़ी की जो आप देखेंगे कि नाग, ये जो है ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टैंक को
खत्म करता है। अब उसी में पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की बात अगर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी ये IGD, ये ध्यान देना, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल जो है, और इसका मेन उद्देश्य सतह से सतह में मार करने वाली बैटलफील्ड है। और ये आप देख सकते हो जिसकी रेंज 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ये अग्नि फर्स्ट है, अग्नि सेकेंड है, अग्नि थर्ड है और अग्नि ये फोर्थ है। ठीक है, और इसको सभी वर्जन में बनाया गया, स्थल से स्थल, ये लैंड मास पे भी और स्पेस से भी, और ध्यान देना और जलीय भाग से, सभी तरीके से। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150 से लेके 300 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं त्रिशूल। आप ये देख सकते हो त्रिशूल, और ये ध्यान देना ये सभी मौसम में सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है। ध्यान देना किसी भी मौसम में ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है। ये कम दूरी त्वरित प्रक्रिया वाली मिसाइल है और निम्न स्तर में हमले के लिए ये काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। और सभी तरीके से ये देखोगे कि ओशियन से भी है, ये लैंड से भी है, और इस तरीके से कर इसकी जो ध्यान देना इसका रेंज 9.5 किलोमीटर है। और अगर इस तरीके से अगर रेंज देखें तो ये हेलीकॉप्टर के, ये ध्यान देना कि ये इंटरसेप्टिंग जो होगा वो 9.5 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। और अगर केवल वर्टिकल अगर हाइट की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो 4.5 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है? मार कर सकता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि आकाश की अगर हम बात कर लें तो देख लें, एक ही साथ ये मल्टी टारगेटेड होता है, यानी एक ही साथ कभी बहुत सारे टारगेट को क्या कर सकता है? ध्वस्त कर सकता है। भेजने की क्षमता, सतह से आकाश में मार करने की क्षमता रखता है। और ये मध्यम दूरी की मिसाइल है, एक से अधिक वारहेड ले जाने में सक्षम है। और इसमें प्रोपेलेंट जो होते हैं हाई एनर्जी, ये सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। और इसमें रैम रॉकेट ये प्रोपेलेंट सिस्टम पे काम करता है। ये एक ही साथ मल्टी टारगेट को टारगेट करता है, वारहेड भी ले जा सकता है। और ये ध्यान देना जो इसमें प्रोपेलेंट यूज होते हैं वो सॉलिड हैं। और इस तरीके से आप आकाश को देख सकते हो। नाग बेसिकली ये एंटी टैंक मिसाइल है, और इसमें तीसरी पीढ़ी के दागो और भूल जाओ का कंसेप्ट है। फायर एंड फॉरगेट की बात करता है। 4 से 8 किलोमीटर मारक दूरी की क्षमता के साथ टैंक वेदी मिसाइल है। और स्वदेशी रूप में इसे एंटी वेपन्स के रूप में विकसित किया गया है कि कोई भी अगर आएगा उसको एंटी वेपन्स के रूप में इसको विकसित किया गया, जो उड़ान के मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और बड़े अच्छे तरीके से उनको टारगेट करके ध्वस्त भी कर देता है। हेलिना, ये ध्यान देना, नाग का हवा से सतह में मार करने वाला संस्करण है, जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ समायोजित किया गया है या इंटीग्रेट किया गया है। तो ध्यान देना हेलिना जो है वो बेसिकली नाग का ही क्या है? ये हवा से सतह में मार करने वाले, ये हवा से सतह में मार करने वाली क्या है कि यह एक मिसाइल है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। मतलब कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इसको इस तरीके से लॉन्च किया जाएगा या उससे। अब हमारा आप देख सकते हैं यह नाग है। यह नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक को पूरी तरीके से ध्वस्त करेगा। और इसी का हेलिना वर्जन जो है वो बेसिकली क्या होगा? हवा से सतह पे मार करने में सक्षम है। उसी में आप देखेंगे कि निर्भय, ये ध्यान देना, निर्भय जो है ये आप देख सकते हो कि निर्भय जो है ये सबसोनिक मिसाइल है। ये ब्रह्मोस का कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। और ये ध्यान देना भूमि से, लैंड से, समुद्र और वायु कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जाने में सक्षम है। तो आप देख सकते हो ये लैंड से, आप देख सकते हो ये लैंड से हुआ है। ये स्पेस में आप देख रहे हो, स्पेस से आप कर सकते हो। और ये जो है सबमरीन में आप कर सकते हो, कहीं भी इसको कभी भी किया जा सकता है। और इसकी मारक क्षमता जो है 1000 किलोमीटर तक है। तो निर्भय जो है वो 1000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और ये तीनों वर्जन में तैयार है। अब आप देखोगे सागरिका, सागरिका से नाम से ही पता चलता है कि यह पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM की बात करता है।
यानी कि ये सबमरीन, आपकी बात करते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का काम करता है। और भारत के जितने भी परमाणु ऊर्जा संचालित यानी कि जो सबमरीन है, जो एटॉमिक सबमरीन है, उस पे अरिहंत जैसी श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ इनको इंटीग्रेट किया जाता है और इनकी मारक क्षमता जो है 700 किलोमीटर है। आप ये देख सकते हैं, ये टारगेट से, यहां से सबमरीन से इनको टारगेट किया गया है और पूरी तरीके से इनको ध्वस्त किया गया। ये आप देख सकते हो इस फिगर में कि इस तरीके से इनको किया गया है। और इसको मैं बता दूं कि इसको हम लोग बात करते हैं एयर विंग के द्वारा भी किया जा सकता है। सागरिका, ये मुख्यतः ये पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट में ही। अब बात करते हैं शौर्य। शौर्य की बात अगर करेंगे तो शौर्य भी क्या है कि K-15 सागरिका का ही एक प्रकार है। यह पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह भी सबमरीन में यूज किया जाता है और भारत की दूसरी आक्रामक क्षमता को बढ़ाने में लक्ष्य रखता है। यह बहुत ही आक्रामक है, दुश्मन को नस्तनाबूद कर सकता है। और यही नहीं, शौर्य अपना शौर्य दिखाता है जब वो, चाहे आप स्पेस की बात करते हैं, चाहे लैंड पे बात करते हैं, चाहे सबमरीन की बात करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करता है। उसके बाद अगर धनुष की बात करते हैं तो धनुष आप देख सकते हो, ये सी बेस्ड है। ये कम दूरी और लिक्विड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पृथ्वी सेकंड का नौसेना संस्करण, जो पृथ्वी सेकंड है, इसका जब नौसेना वाले उपयोग करते हैं उसी को हम लोगों ने धनुष नाम दिया। और इसकी अधिकतम 350 किलोमीटर तक दूरी मारा करने की क्षमता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यह मेराइन में यूज किया जा रहा है और इस तरीके से आप इसको लैंड से भी यूज कर सकते हैं। ये है धनुष, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 350 किलोमीटर है। अब होता है अस्त्र। अस्त्र की अगर हम बात करें, यह सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग करते हुए, ये ध्यान देना, विजुअल रेंज से परे हवा से हवा में मार करने में वाली मिसाइल है। तो ध्यान देना, इसमें जो प्रोपेलेंट यूज किया जाता है वो विजुअल रेंज से परे होता है, यानी इनविजिबल होता है। और ये एयर टू एयर मार कर सकता है और आकार और वजन के सामने डीआरडीओ के द्वारा विकसित सबसे छोटे हथियारों में से एक हथियार है। लक्ष्य खोजने के लिए सक्रिय राडार इसमें लगे हो, जो लक्ष्य को खोजता है और उसको मार गिराता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर की माप करता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो होता है, जो किसी पे टारगेट करता है तो उसका पहले मीजर भी करता है। और 80 किलोमीटर के रेंज में हेड ऑन मोड सुपरसोनिक गति से, जिसकी स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड या साउंड के स्पीड से होते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं उसको, दुश्मन के क्या करते हैं, विमान को रोकने और नष्ट करने में इसको डिजाइन किया गया। तो अस्त्र एक्चुअल में क्या होता है कि वो सभी तरीके से उनको नुकसान पहुंच सकता है। और यही नहीं, इसमें लक्ष्य खोजने के लिए एक राडार सिस्टम लगा है और इनविजिबल ये एयर टू एयर मार कर सकता है। तो आप देख सकते हो अस्त्र जो है इस तरीके से यह डिफाइन किया गया। इसके फिगर आप देख सकते हो, एयर से हम लोग किस तरीके से ये हवा से हवा में मार कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यह इसमें इतने सेंसर्स लगे हुए हैं कि उस सेंसर से वो क्या कर लेगा, वो आने वाली चीजों को, सारी चीजों को देख के अपना टारगेट करेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं प्रहार। प्रहार की बात करते हैं, यह भारत की नवीनतम 150 किलोमीटर की दूरी मारक क्षमता के, यह ध्यान देना, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका प्राइमरी उद्देश्य होता है ऑन गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और इंटीग्रेटेड पृथ्वी मिसाइल के वेरिएंट के मध्य में। ये जो कहा जाता है कि जो हमारे अर्थ जो पृथ्वी मिसाइल जो थी और जो गाइडेड जो पिनाका अनगाइडेड जो थी, अनगाइडेड जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो था पिनाका, उसी के बीच की ये कड़ी के रूप में प्रहार कहते हैं। और यह उच्च गतिशीलता एवं त्वरण एवं सटीकता का निशानी है, जिसमें कि यह काफी उच्च वेग से, काफी हाई स्पीड से अपने क्या करता है, दुश्मन के परखच्चे उड़ा देता है। कहने का मतलब यही है कि यह प्रहार जो होता है इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और जो हमारी लैग थी उस कमी को यह इन्होंने पूरा किया है। तो आप देख सकते हो
कि ये प्रहार जो मिसाइल है वो मल्टी बैरल पिनाका के साथ ही ये क्या कर सकते हैं, बहुत प्रहार जो है दुश्मनों के लिए ये काल है और इसकी क्षमता 150 किलोमीटर का रेंज है और इसको अभी बढ़ाया गया तो 200 किलोमीटर तक भी कहा जाता है और इसको डेडलिएस्ट मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मोस कहते हैं। ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है वो ब्रह्मपुत्रा और रसिया का जो एक नदी है, रीजनल लेवल की नदी है मस्कवा, इन दोनों के नाम पे ही ब्रह्मोस पड़ा है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का अपना टारगेट खोजता है तब उसको मारता है। ये निजी संयुक्त उद्यम के रूप में रूस के साथ विकसित किया गया है, यानी रूस और इंडिया मिलकर इसको बनाए। ये मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मिसाइल के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आक्रमण कर सकते हैं। इनकी जो स्पीड होती है 2.5 से लेकर 2.8 मैक की गति से विश्व के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है और एक बार लक्ष्य साधने पर इसे कंट्रोल केंद्र के मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे भी हम दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट की बात करते हैं कि इसको दागो और भूल जाओ, क्योंकि एक बार इसको टारगेट दे दिया गया, उस टारगेट को अगर कहीं भी होगा उसको मारेगा ये। क्लियर है? और इसी के साथ आपको देख लें कि यह ब्रह्मोस जो होता है ये सभी लैंड की बात करते हैं, सबमरीन की बात करते हैं, ये सभी तरीके से इस पे कर दिया गया है और सभी डायमेंशन में इसका डेवलपमेंट किया गया है। अब उसके बाद जो हमारा कंडीशन जो है जिसको हमें समझना है और इसी को अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल जो अग्नि फर्स्ट था उसको 7 से 800 किलोमीटर की मारक क्षमता है। अग्नि 2 का है 2000 किलोमीटर से अधिक है और अग्नि 3 का है ये 2500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता है और अग्नि 4 की बात करते हैं तो 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता है और अग्नि की अगर हम 5 की बात करते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। तो ये अग्नि मिसाइल का एक एक सीक्वेंस है जिनकी दूरी के अनुसार इसको क्लासिफिकेशन किए गए। अब हम बात करते हैं कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4। तो ध्यान देना अग्नि 4 की जो अगर हम बात करते हैं ये पेलोड जो ले जा सकता है 800 से 1000 किलोग्राम ले जा सकता है और यह इसकी मारक क्षमता है 2500 से लेकर 3000 3500 किलोमीटर तक है। और अग्नि 3 की अगर बात करते हैं ये पेलोड 2000 किलोग्राम तक ले सकता है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है, जबकि अग्नि 2 का जो है 1000 पेलोड ले जा सकता है, किलोग्राम का ले जा सकता है और ये 2000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। उसी तरह अग्नि 1 की बात करते हैं ये पेलोड 2000 तक किलोग्राम तक ले जा सकता है और ये 700 से लेके 800 या 1200 तक देखा गया है कि मार कर सकता है। तो ये SRBM और SRBM का मतलब होता है ये देखोगे कि ये क्लास जो है ये SRBM का है और दूसरी चीजें ये भी है ये IRBM में है ये और ये लॉन्ग रेंज का है। ये जो टाइप्स जो होते हैं अब आप देखोगे कि अग्नि का किस तरीके से अग्नि SRBM की बात करते हैं, सिंगल स्टेज की बात करते हैं, रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि MBRM जो है 2.5 स्टेज होता है और आप देखोगे कि 2000 से 2500 किलोमीटर। अग्नि 2+ भी किया गया है तो अग्नि 2+ का भी अगर हम बात करते हैं वो 2 स्टेज है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर। अग्नि 3 जो है वो 2 स्टेज है वो 3000 से 5000 किलोमीटर है और अग्नि 5 जो है ICBM जो है 3 स्टेजेज है जो 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। अब आप देख सकते हो कि यह किस तरीके से काम करता है और उसके रेंज में यह भारत के रेंज में आप देख सकते हो कि भारत के रेंज में रसिया और इधर चाइना के सभी और इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना। अब आप देख सकते हो कि अग्नि 5 जो है वो बेसिकली इसकी लेंथ 17 मीटर है, ये डायमीटर आपके क्या है कि 2 मीटर के हैं और वेट जो है ये 50 टन का है, रेंज जो है 5000 किलोमीटर है, पेलोड 1.1 टन का ले जा सकता है, बारहेड न्यूक्लियर हो सकता है, 3 स्टेजेज, ये सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करता है, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन से किया जा सकता है। और आपको मैं बता दूं ये व्हीलर आइलैंड से इसका टेस्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं, ध्यान देना 3 स्टेज का मतलब ये आप देख सकते हो
स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की बात करते हैं। और यह अलग अलग पार्टों में, ये इसको आप देख सकते हैं, ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब हम बात करते हैं कि इंटर सब कॉन्टिनेंट में आप देख लो, ये पूरा लगभग एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये पूरे यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की भी बात करते हैं, वो भी पूरी तरीके से ये क्या होगा कि अग्नि 5 के रेंज में आ जाएगा। ये ऑपरेशनल रेंज जो है वो 5,500 किलोमीटर से लेके 8,000 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 24 मैक है, 24 मैक है और इसका इंजन 3 स्टेजेज है। न्यूक्लियर वारहेड जो ले जा सकता है ये 1500 किलोग्राम का ले जा सकता है, जिसकी लेंथ 17.5 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर के। और इस तरीके से अग्नि 1 की बात करते हैं, अग्नि 2 की बात करते हैं, अग्नि 3 की बात करते हैं और अग्नि 4 की बात करते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यूएसए, रसिया और चाइना, फ्रांस, इजराइल ऑलरेडी प्रोसेस द सच मिसाइल। यानी इस तरह के मिसाइल जो आप देख सकते हो रसिया के पास है, यूएसए के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है और इजराइल के पास है। और अगला जो देश है वो होगा इंडिया। तो आप ये देख सकते हो कि यह 6वां ऐसा कंट्री है जो इस तरह के रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण ये स्थान रखता है। और इसी अग्नि 5 के प्रक्षेपण से यानी टेस्टिंग से ये उन कंट्री में शामिल हो गया जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में आते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम क्या होता है। ये कैनिस्टर बेस्ड जो होता है, जिसको कनस्तर आधारित ये कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम परिवहन हेतु एक कंटेनर या डब्बे के रूप में काम करता है। एक कंटेनर जो होता है उसी को कैनिस्टर भी बोलते हैं। यह एक जहाज पर भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध कराने के साथ साथ परिचालन में भी काफी सुगम। एक कनस्तर में सारे क्या करो मिसाइल्स को भर दो और उसको पूरी तरीके से। कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली में या तो गर्म प्रक्षेपण हॉट लॉन्च प्रणाली हो सकती है, जिसमें मिसाइल का एक सेल होगा और उसमें प्रज्वलित किया जाता है, और फिर उसमें एक ठंडी यानी कोल्ड लॉन्च प्रणाली हो सकती है, जहां मिसाइल को गैस जनरेटर की सहायता से मिसाइल के संदर्भ में नहीं होता है और उत्पादित गैस द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। इसके बाद मिसाइल प्रज्वलित हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है ये 2 टेक्नोलॉजी पे काम करता है, एक तो हॉट लॉन्च की बात करता है और एक कोल्ड लॉन्च की बात करता है। अब आप थोड़ा सा इस फिगर से आप समझने की कोशिश करें कि यह जो होता है सेल होता है, और इस तरीके से आप देखोगे कि यह कनिस्टर मेथड्स होता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यह कनिस्टर मेथड होता है और उसी के अनुसार क्या किया जाए, ये मोटर को लॉन्च करने में सहायता प्रदान करता है। ये कनिस्टर बेस्ड लॉन्च जो सिस्टम है, अगर हम बात कर लें, यह बेसिकली कहां, ये ठंडी प्रक्षेपण यानी कोल्ड लॉन्च सिस्टम जो हो और हॉट लॉन्च सिस्टम की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। ध्यान देना, कोल्ड वाला जो है वो काफी क्या होता है, सुरक्षित होता है, जबकि गर्म वाला जो होता है उतना सुरक्षित नहीं होता। अब क्यों होता है? क्योंकि मिसाइल को फेल होने की स्थिति में भी इसका इंजेक्शन सिस्टम जो है, इंजेक्शन सिस्टम मिसाइल को स्वतः अलग कर देता है। और यही नहीं, अग्नि 5 में मिसाइल में ठंडी प्रक्षेपण प्रणाली का प्रयोग किया गया है और प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट, ये जो होगा ये हॉट लॉन्च सिस्टम को ये प्रमुख समस्या होती है, जो कि इसकी एक मेजर। छोटी मिसाइलों के लिए गर्म प्रक्षेपण एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इंजेक्शन पार्ट का संचालन मिसाइल में लगे इंजन का उपयोग करके किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, जो कि उससे घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यह है कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ ने कि एक नई पीढ़ी का एटॉमिक, ध्यान देना, नई पीढ़ी का एटॉमिक सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, ये ध्यान देना, अग्नि पी, जिसको अग्नि प्राइम के ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
और जो अग्नि प्राइम है वो इंटीग्रेटेड, ध्यान देना, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अग्नि वर्ग के एक नई पीढ़ी का एकदम न्यू संस्करण है, यानी न्यू वर्जन है। और यही नहीं, यह कनस्तर आधारित प्रणाली की ये मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। तो ध्यान देना, अभी जिस तरीके से डीआरडीओ ने यह सिस्टम और यह अग्नि पी का, ध्यान देना, ये जो ध्यान देना कि अग्नि पी का यानी प्राइम का इन्होंने जो टेस्ट किया है बालासोर में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, इसे यह लगता है कि यह कनस्टर सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया कि कनस्टर सिस्टम क्या होता है, और उसी सिस्टम की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसी के साथ मैं बता दूं कि मिसाइलों का जो कनस्टर सिस्टम है मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय को कम करता है। ध्यान देना, इस कनस्टर सिस्टम से हम मिसाइल को क्या कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनली हम छोड़ते हैं उससे कम समय में इसको छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इसके भंडारण और गतिशीलता में भी सुधार किया जा सकता है। ये कंपोजिट, ये जो आप देख सकते हैं प्रोपेलेंट सिस्टम, और ये जो न्यू इसका डायरेक्शन और इसको कंट्रोल सिस्टम, और ये ध्यान देना अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम सहित कन हाई टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया गया है। और अग्नि पी जो है भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेगी। जो भारतीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं उसमें जो अग्नि प्राइम है, आने वाले दिनों में इसके द्वारा अपने रक्षा क्षेत्र को हम काफी मजबूत भी बना सकते हैं, और आने वाले जो वैश्विक चुनौती है उसको भी हम सामना कर सकते हैं। ये अग्नि श्रेणी के मिसाइलों की तुलना में अग्नि पी जो है वो पैंतरेबाजी और सटीकता के सहित मापदंडों को सुधार किया गया है। जो खामियां थी अग्नि सीरीज में उसको वो पूरी तरीके से इसमें उस खामियों को दूर करने की बात करी गई है। अब हम बात करते हैं कि डीआरडीओ ने एक और भी काम किया है, न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का ये जो है लॉन्च किया है, जिसकी क्षमता जो है 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक है। ये आप देख सकते हैं। अब हमारा है न्यूक्लियर ट्रायड। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो, अगर ये ध्यान देना, यह उन देशों के लिए कहा जाता है, ध्यान देना, न्यूक्लियर ट्रायड एक देश की परमाणु हमले की क्षमता को बताता है। ट्रायड का मतलब होता है 3, ट्रायड मतलब 3। इसको हम लोग एयर कहते हैं, इसको हम लोग लैंड कहते हैं, और इसको हम लोग सी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रायड कहते हैं। और ध्यान दें, यदि कोई देश जल में मौजूद पनडुब्बी, हवा में उड़ते समय लड़ाकू विमान और जमीन पर रखे लॉन्चर की मदद से एटॉमिक हमला करने में सक्षम होता है तो वह कहा जाता है कि वह न्यूक्लियर ट्रायड है। ठीक है, ट्रायड का मतलब जो एयर बेस, एयर से क्या कर सकता है, अपना न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकता है, जो जमीन से न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है, जो सी से न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं, जिस देश में जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम होता है, उसी को हम न्यूक्लियर ट्रायड देश कहते हैं। ट्रायड देश जो, ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है उसमें यानी एयर, लैंड और सी तीनों जगह से सक्षम हो न्यूक्लियर वार करने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। और भारत अभी न्यूक्लियर ट्रायड के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हो कि यहां कहने का, यहां सबमरीन से, यहां एयर से और यहां लैंड से, ये तीनों जगह से अगर कोई पर्सन या कोई देश, पर्सन नहीं देश, अगर सक्षम होता है एटॉमिक वार करने के लिए यानी परमाणु आयुध ले जाने के लिए, उसको हम लोग ट्रायड कहते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि हमारे इंडिया में यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पहले के ध्यान देना कि कोल्ड वॉर ट्रायड आईसीबीएम में इस तरीके से चीजें, लेकिन आजकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेलेक्चुअल प्लानिंग के अनुसार, इंटेलिजेंस के अनुसार अगर ध्यान देना कि इस तरीके से बातें करी गई है कि कोई भी देश जब तीनों क्षेत्रों से, जल, थल और वायु, तीनों जगह से अपना परमाणु क्या कर सकता है कि अटैक कर सकता है, परमाणु हमला कर सकता है, उसी को हम लोग ट्रायड के, न्यूक्लियर ट्रायड के नाम से जानते हैं। अब आपको बता दूं कि न्यूक्लियर ट्रायड जो है एक त्रिपक्षीय सैन्य बल संरचना है। त्रिपक्षीय का मतलब होता है लैंड, एयर और सी, जिसमें भूमि प्रक्षेपित परमाणु मिसाइल, यानी लैंड से जो हम एटॉमिक मिसाइल छोड़ सकते हैं, और लैस पनडुब्बी से परमाणु बम एवं मिसाइल के साथ ये सामरिक विमान जैसे राफेल, ब्रह्मोस आदि शामिल है। ये डीआरडीओ ने जनवरी 2020 में ये विशाखापट्टनम कोस्ट पर एक जलमग्न, ध्यान देना, pontoon में 350 किलोमीटर के रेंज वाले K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब इंडिया जो हो गया है वो न्यूक्लियर ट्रायड के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है पनडुब्बियों को, जिसको SSBN के नाम से अरिहंत क्लास के मुख्य आधार पर होगी, और भारत के भारतीय जलीय क्षेत्र में परमाणु हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक वेपन्स को प्रॉपरली लॉन्च कर सकता है। INS अरिहंत भारतीय नौसेना के पास मौजूद सेवा में एकमात्र बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है, जिसमें 750 किलोमीटर के रेंज का K4 ये परमाणु एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। तो ध्यान देना, ये INS इंडियन नेवल सर्विस में आप देखेंगे कि अरिहंत जो है, जो भारतीय नौसेना के पास, इंडियन सबमरीन, मतलब इंडियन नेवी के पास ये क्या है कि एक ऐसा एटॉमिक सबमरीन है जो क्या कर सकता है, 750 किलोमीटर के रेंज वाले K4 एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया है। INS अरिहंत, ये ध्यान देना, के पास मौजूद सेवा एकमात्र बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ये क्या कर सकता है, 750 किलोमीटर के रेंज में यह काम कर सकता है। तो इंडिया के पास अभी INS अरिहंत जो है, जो एटॉमिक मिसाइल को बड़े अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकता है। इससे क्या हो गया कि एयरवेज बेस से तो हम कर ही सकते थे, लैंड बेस से तो कर ही सकते थे, अब हमारा जो पार्ट था नेवल से, वो भी हम INS अरिहंत के द्वारा K4 जो एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल है उससे भी हम 750 किलोमीटर के रेंज में हम क्या कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि DRDO का जो न्यूक्लियर ट्रायड और जो अग्नि प्राइम का जो मेन कंसेप्ट था वो आपको मैंने सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हमने डेवलप किया है, ताकि आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में इसका सुधार भी होता रहेगा, और नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, और हमारी सैन्य क्षमता में डे बाय डे बढ़ोतरी होती रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और अपने घर परिवार के साथ खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच।